हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान आईक्यू। और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं पियाजे और वाइगोत्स्की से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपको ज़रूर कराऊंगी। और ये जो पियाजे और वाइगोत्स्की की थ्योरीज़ है मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ और ऑलरेडी उनको मैंने अपलोड कर दिया है अपने यूट्यूब चैनल पर। सो अगर आपको ये देखना है तो प्लीज़ आप वहाँ से ज्ञान आईक्यू #ज्ञान आईक्यू सर्च करें, चैनल को सर्च करें, उसको सब्सक्राइब करें और उसके बाद आप वहाँ से पियाजे और वाइगोत्स्की की थ्योरीज़ देख सकते हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप एक बार वो मेरी वीडियोस देख लेंगे तो आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे पियाजे और वाइगोत्स्की से रिलेटेड, और जितने भी डाउट्स रह जाएंगे वो मैं इन क्वेश्चंस के थ्रू आपको बिल्कुल क्लियर करा दूंगी। सो गाइज़, अगर आपको चैनल अच्छा लगे या वीडियोज़ पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अभी देखिए, पियाजे और वाइगोत्स्की दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और दोनों टॉपिक्स पर जो DSSB के एग्ज़ाम्स हुए थे, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हुए थे 2018 में या 19 में, वो एग्ज़ाम्स जो हैं उनमें जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो इसमें मैं कवर करूँगी आपके साथ। सो गाइज़, इस सीरीज़ को आप ज़रूर देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। भले आप CTET की तैयारी कर रहे हैं या HTET की तैयारी कर रहे हैं या आप UP TET की तैयारी कर रहे हैं, जितने भी आप टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उसमें साइकोलॉजी में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, पियाजे एंड वाइगोत्स्की। तो चलिए बिना देरी किए इसको स्टार्ट करते हैं। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़, देखिए गाइस, ये जो वीडियोस है मैं ये बाइलिंगुअल ही बनाऊंगी, क्योंकि देखिए कई बार एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर जो मुझे मिले हैं, जितने मैंने सर्च करके निकाले हैं, उन सब में कुछ में हिंदी में क्वेश्चंस है, कुछ इंग्लिश में है। सो मैं आपको हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में आपको समझा दूंगी मेन में। सो ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी बहुत बेटर रहेगा और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संज्ञानात्मक विकास यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट एक प्रक्रिया है जो जैविक परिपक्वता यानी कॉग्निटिवली जो रेडीनेस की बात पियाजे करते हैं तथा पर्यावरण के साथ साक्षात्कार से होती है। यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? आपको पता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, और इसमें जो कॉग्निटिव रेडीनेस मतलब बायोलॉजिकल मैच्योरेशन, जो ये जैविक परिपक्वता है, इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल मैच्योरेशन। मैंने जो कल वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने पियाजे और वाइगोत्स्की के डिफरेंस की बात की थी, उसमें मैंने इस चीज़ को आपको बताया है कि क्या वाइगोत्स्की और पियाजे ने इसके बारे में कहा था। सो पियाजे कहते हैं कि बायोलॉजिकली मैच्योर होना बच्चे का ज़रूरी है अगर उसको लर्निंग करनी है तो, मतलब इसके थ्रू आएगी डेवलपमेंट और डेवलपमेंट के बाद ही आपकी लर्निंग होगी। सो ये किसने बोला है? द राइट आंसर इज जीन पियाजे। देखिए, संज्ञानात्मक विकास है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, तो आप इसको पेवलोव और स्किनर को तो यहीं से आप लोग इसको बिल्कुल वो कर सकते हैं, मतलब इसको एलिमिनेट कर सकते हैं इन ऑप्शंस को। उसके बाद आपके सामने कौन से ऑप्शन बचे? वाइगोत्स्की एंड पियाजे। ऑब्वियसली बायोलॉजिकल मैच्योरेशन है, वाइगोत्स्की जो है बायोलॉजिकल मैच्योरेशन की बात नहीं करते हैं, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन यानी कि जैविक परिपक्वता की बात जो है पियाजे ने की है। सो द राइट आंसर इज पियाजे। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रचनात्मक दृष्टिकोण को किसने प्रबलता से प्रभावित किया? मतलब कि जो रचनात्मक दृष्टिकोण है, रचनात्मक मतलब क्रिएटिव जो पर्सपेक्टिव है उसको किसने वो किया? देखिए, क्रिएटिव कब आता है? ये क्रिएटिवनेस जो होती है, क्रिएटिविटी जो होती है, ये किसी भी इंसान की वो खुद से आती है। आपका दिमाग कितना ज़्यादा सोच सकता है, कितनी दूर तक आपकी सोच जाती है, आप कितना इनोवेट कर सकते हैं, आप कितनी नई नई चीज़ें कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सो ये आप इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है। सो दिस क्रिएटिविटी के बारे में किसने बोला था? जीन पियाजे ने। सो पियाजे का मानना था कि बच्चा अपने आप में क्रिएटिव होता है, उसको किसी के साथ या सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, और आप अगर उसको माहौल देंगे, एग्जैक्ट माहौल दे देंगे, उसको एक सिचुएशन दे देंगे, उसको एक्टिविटीज़ के लिए आप सारा सामान दे देंगे, सेटअप कर देंगे, तो खुद ना कुछ क्रिएट ज़रूर कर देगा। सो दिस इज़ द पर्सपेक्टिव ऑफ पियाजेज थ्योरी कि क्रिएटिव दृष्टिकोण, जो ये क्रिएटिव पर्सपेक्टिव है, ये किसका था? पियाजे की थ्योरी से रिलेटेड था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे के अनुसार एक शिशु या छोटे बच्चे का दिमाग क्या है? शिशु या छोटे बच्चे का दिमाग क्या है? वैचारिक शिक्षा में सक्षम, निष्क्रिय या अनजान, सक्षम नहीं, टबुला रासा या ब्लैंक स्लेट, या जो भी है। सो आपको क्या लगता है कि इसका आंसर क्या होगा? 1 मिनट के लिए आप सोचिए। इसका राइट आंसर होगा वैचारिक शिक्षा में सक्षम। यानी कि देखिए, जीन पियाजे के अनुसार अगर हम इसको देखें
सो ये निष्क्रिय अनजान, मतलब कि बच्चे का दिमाग निष्क्रिय है, बिल्कुल अनजान तो होता नहीं है, ये बिल्कुल भी जीन पियाजे ने नहीं कहा था। सक्षम नहीं है, ये भी पियाजे ने नहीं कहा था। उनके अकॉर्डिंग चाइल्ड सब कुछ कर सकता है, अगर वो बायोलॉजिकली मैच्योर हो गया है तो बच्चा कर सकता है। नेक्स्ट, तबुला रासा या ब्लैंक स्लेट। इस तबुला रासा या ब्लैंक स्लेट के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड की थी, अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे और एजुकेशनल साइकोलॉजी में देखेंगे मेरे चैनल में, तो आपको ये टबुला रासा के ऊपर पूरी डिटेल में वीडियो मिल जाएगी। इसका मतलब है ब्लैंक स्लेट, मतलब बच्चे का दिमाग जो है बिल्कुल ब्लैंक स्लेट होता है, आप उस पर जो लिख देंगे वो वही पढ़ेगा, वही समझेगा और उसी को जानेगा। सो ये भी पियाजे ने नहीं बोला था। तो बचा क्या, ऑप्शन क्या बचा आपके सामने, ए, वैचारिक शिक्षा में सक्षम, यानी कि इसका ऑप्शन ए जो होगा वो सही होगा। देखिए, अगर आप क्वेश्चन करने के दो तरीके होते हैं, या तो आपको एग्जैक्ट आंसर आता है या फिर आप एलिमिनेट करना सीखिए। अब इस क्वेश्चन में अगर आप तीनों ऑप्शंस को देखेंगे और अगर आपने पियाजे की थ्योरी जो है वो थोड़ी सी भी आपको उसकी नॉलेज है, तो आप बता देंगे कि ये तीनों ऑप्शन नहीं हो सकते हैं, क्योंकि पियाजे के अकॉर्डिंग जो बच्चा है वो एक्टिव चाइल्ड है और ये तीनों ही चीज़ें जो हैं उसको पैसिव बना रही हैं, निष्क्रिय, अनजान, सक्षम नहीं है, तबुला रासा या ब्लैंक स्लेट। सो द राइट आंसर इज वैचारिक शिक्षा में सक्षम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट इज, पियाजे का सिद्धांत दूसरों से किस मामले में अलग है। सो आपको यहाँ पे इन चारों ऑप्शंस को ध्यान से समझना होगा, उसके बाद आपको जो गलत आंसर उनको एलिमिनेट करना होगा। देखिए, यह सभी शिक्षार्थियों से संबंधित है, यह जानकारी या विशिष्ट व्यवहार सीखने पर ध्यान देता है, यह शिक्षण के बजाय विकास पर केंद्रित है, यह व्यवहार, अवधारणाओं, विचारों आदि की संख्या और जटिलताओं में क्रमिक वृद्धि का प्रस्ताव करता है। सो की टर्म्स को पहचानिए। यह सभी शिक्षार्थियों से संबंधित है, जी नहीं, पियाजे का सिद्धांत सभी शिक्षार्थियों से संबंधित नहीं था। सो ये ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट, यह जानकारी या विशिष्ट व्यवहार सीखने पर ध्यान देता है, जी नहीं, एक पर्टिकुलर किसी बिहेवियर को देखने के लिए ये सिद्धांत या इसके बारे में जानकारी पियाजे ने नहीं दी थी। उनका सिद्धांत जो है कंस्ट्रक्टिविज्म पर बेस्ड था, यानी कि खुद से क्रिएट करना, कंस्ट्रक्ट करना, एक्टिवनेस की बात की है। नेक्स्ट, यह शिक्षण के बजाय विकास पर ध्यान देता है, जी हाँ, क्योंकि मैंने आपको पियाजे और वाइगोत्स्की का जो डिफरेंस कराया था पिछली वीडियो में, सो उसमें मैंने आपको बताया था कि पियाजे ने कहा था कि जो लर्निंग है या फिर ये शिक्षण जो है ये एक पैसिव प्रोसेस होता है, मतलब ये एक्टिव नहीं होता है। डेवलपमेंट अगर होगी अच्छे से तभी आप ये कर सकेंगे। अगर डेवलपमेंट ही नहीं हुई है बच्चे की, अगर वो बायोलॉजिकली मैच्योर्ड ही नहीं है, सो आप उसका शिक्षण नहीं कर पाएंगे, ये पियाजे ने बोला था। यानी कि शिक्षण के बजाय वो विकास पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। सो सी इज़ द राइट ऑप्शन। और लास्ट ऑप्शन को और देखते हैं, यह व्यवहार, अवधारणाओं, विचारों आदि की संख्या और जटिलताओं में क्रमिक विकास, यानी कि ग्रेजुअल जो ग्रोथ होती है, ग्रेजुअल डेवलपमेंट जो होती है उस पर ध्यान देते हैं, जी नहीं, ये धीरे धीरे विकास या क्रमिक विकास पर पियाजे ने नहीं कहा था। उन्होंने इस तरह से अपनी डेवलपमेंट को डिसकंटिन्यूस बताया था, मतलब कि ये एक स्टेज आपने पार कर दी तो आप फटाफट से यहाँ जंप कर जाएंगे, फिर इसको पार करते ही आप यहाँ जंप करेंगे, फिर इसको पार करते ही आप यहाँ जंप करेंगे, जबकि क्रमिक वृद्धि का मतलब होता है इस तरह से, यानी कि लगातार आप ग्रोथ ग्रेजुअली धीरे 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 आप बढ़ते जा रहे हैं। सो पियाजे की थ्योरी में ये भी नहीं है। सो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यह शिक्षण के बजाय विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। दूसरों के माध्यम से हम खुद बन जाते हैं, यह समाजशास्त्रीय शिक्षण सिद्धांत की उत्कृष्टता हो सकती है जो शिक्षण का समर्थन करता है कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। यह सिद्धांत किसका है? तो देखिए, यहाँ भी आपको जो है आपको एलिमिनेट करना आना चाहिए। सबसे पहले तो सामाजिक प्रक्रिया पर ध्यान दीजिए। सामाजिक यानी कि एक सोशल एक्टिविटी है, जो एजुकेशन है या फिर टीचिंग जो है, ये सब एक सोशल लर्निंग जो है एक सोशल एक्टिविटी है। अगर आपने थोड़ा सा भी वाइगोत्स्की के सिद्धांत को पढ़ा होगा तो आप सबको पता है कि वाइगोत्स्की की जो थ्योरी है वो सोशियो कल्चरल थ्योरी कहलाती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। सो इसका सही ऑप्शन होगा वाइगोत्स्की। थॉर्नडाइक तो बिहेवियरिस्ट हैं, उन्होंने तो बस कहा है कि ऑब्वियसली उन्होंने बिहेवियर को मॉडिफाई करने की कोशिश की थी, उन्होंने सोशल एक्टिविटी के इसमें वो नहीं किया था इसको। और मारिया मोंटेसरी भी इससे रिलेटेड नहीं है, तो इसका मतलब सोशल एक्टिविटी यानी कि सामाजिक प्रक्रिया जो शिक्षण का समर्थन करता है कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, वो कौन है? वाइगोत्स्की। नेक्स्ट इज, अकॉर्डिंग टू पियाजे वन ऑफ द मेथड ऑफ मोटिवेटिंग ए चाइल्ड इज कॉग्निटिव कन्फ्लिक्ट। ये देखिए, टर्म जो है कॉग्निटिव कन्फ्लिक्ट,
इस पर क्वेश्चन आया हुआ है। और गाइस मैंने ये आपको बहुत ही अच्छे से समझाया है मेरी इस वीडियो में, डिफरेंस बिटवीन वाइगोत्स्की, बिटवीन थ्योरीज ऑफ पियाजे एंड वाइगोत्स्की में मैंने ये कॉग्निटिव कन्फ्लिक्ट और डिसइक्विलिब्रियम के बारे में आपको बताया है। सो आप मेरी लास्ट वीडियो ज़रूर देखिए, और जितने भी मैंने वाइगोत्स्की और पियाजे की वीडियोज़ अपलोड की हैं, आप अगर उनको देखेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाएगा तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपके डाउट्स बिल्कुल क्लियर करूँगी। सो आप ज़रूर ये वीडियोज़ देखें, जितने भी मैंने पियाजे और वाइगोत्स्की की वीडियोज़ अपलोड की हैं, आप देखिए आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर वहाँ मिल जाएंगे। सो ये वीडियो मैंने कल अपलोड की थी, इसमें मैंने कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट का जिक्र किया था, इसको समझाया भी था, और यही क्वेश्चन जो है DSSB में पूछा भी गया है। सो हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये जो कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट है ये होता क्या है बेसिकली, देखिए इसमें क्या होता है कि सपोज़ आपके पास कोई मैं आपको एक एग्जांपल लेकर इसको समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल आपके दिमाग में बहुत सारी स्कीम्स होती हैं। सपोज़ आपने साइकिल चलाई है, सो अगर आपने साइकिल चलाई है और आपके सामने स्कूटी चलाने का एक टारगेट होता है, तो आप साइकिल की कुछ चीज़ें, हैंडल बैलेंस करना, ब्रेक लगाना, ये सब आप स्कूटी चलाते वक्त आप उसको मतलब उस एग्जिस्टिंग जो आपकी साइकिल चलाने की जो स्कीम है उसको आप यूज़ करके स्कूटी चलाना सीख लेंगे। लेकिन अगर आपको कार चलाना सीखना है तो आपको पता है कि अब आपको साइकिल या स्कूटी का एक्सपीरियंस काम नहीं आएगा, अब आपको एक नई स्कीम डेवलप करनी पड़ेगी, यानी कि कार ड्राइविंग कैसे करते हैं वो एक नई स्कीम डेवलप करनी पड़ेगी। सो इसके लिए आपको अब यहाँ पे क्या हुआ कि डिसइक्विलिब्रियम हो गया, यानी कि आप बैलेंस नहीं बना पाए, क्योंकि स्कूटी या साइकिल या कार में रिलेशन नहीं है, कार जो है बिल्कुल अलग चीज़ें चलाने के लिए। सो आपको यहाँ पे डिसइक्विलिब्रियम हो गया, मतलब यहाँ पे कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा। और आपको इस कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करके आपको किस सिचुएशन में जाना है, आपको फिर से बैलेंस बनाना है। अगर आपको कार चलाना सीखना होगा तो आपको नई चीज़ें, नई स्कीम आपको डेवलप करनी पड़ेगी और आपको नया कुछ एक्सप्लोर करना पड़ेगा, और इससे आएगा आपका इक्विलिब्रियम जब आप कार चलाना सीख जाएंगे। सो ये अगर कोई भी इंसान है उसने इस पूरे प्रोसेस को अप्लाई किया और उसने कार चलाना सीख लिया, तो यानी कि उसने अब इक्विलिब्रियम क्रिएट कर लिया है। सो ये कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट जो दिमाग में पैदा होता है आपको नई चीज़ सीखने के लिए, आपको एक्सप्लोर करने के लिए प्रेरित करता है, ये बेसिकली इक्विलिब्रियम का प्रोसेस के अंदर आता है। मतलब कि इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस बनाना किसी चीज़ में। अगर आपने स्कूटी चला ली है बट आपको कार भी चलानी है, आप चाहते हैं कार चलाना, लेकिन आपकी वो जो स्कूटी की स्किल्स हैं वो इसमें यूज़ नहीं हो पा रही हैं, सो आप नई चीज़ एक्सप्लोर करेंगे और उसके बाद आप इक्विलिब्रियम जो है वो क्रिएट करेंगे और कार चलाना सीखेंगे और एक नई स्कीम डेवलप करेंगे, तो इसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने आपको बताया है कि डिफरेंस बिटवीन थ्योरीज ऑफ पियाजे एंड वाइगोत्स्की, मैंने इसके बारे में बात की है डिटेल में, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रॉबिन, अ क्लास सेकेंड स्टूडेंट, दूसरी क्लास का बच्चा है रॉबिन, इज़ अटेंटिवली वॉचिंग एनिमल्स ऑन नेशनल ज्योग्राफिक चैनल। वो मतलब एनिमल्स को देखता है, नेशनल ज्योग्राफिकल चैनल्स पर देख रहा है बहुत ही अटेंटिवली। ही ऑब्जर्व्स न्यू स्पीशीज ऑफ एनिमल्स एंड एड्स देम टू द एग्जिस्टिंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स इन हिज मेमोरी। अब उसने कुछ नई स्पीशीज़ देखी एनिमल्स की। सपोज उसने पहले डॉग देखा है, लेकिन अब उसने कुछ और चीज़, उसने जंगली डॉग देख लिया, सो वाइल्ड डॉग देख लिया है, वाइल्ड फॉक्स वगैरह कुछ देख ली, लेकिन उसने एडजस्ट कर लिया, मतलब उसने एग्जिस्टिंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स में अपनी मेमोरी में उसको एडजस्टमेंट कर लिया है। सो यहाँ पे देखिए उसने एग्जिस्टिंग एंड एड्स देम टू द एग्जिस्टिंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स, जितना उसके दिमाग में जो एनिमल्स उसने देखे हुए थे, सपोज उसने डॉग देखा हुआ है, उसने एक वाइल्ड डॉग देख लिया डिस्कवरी चैनल पर, सो अब उसने एडजस्ट कर लिया अपने दिमाग में एग्जिस्टिंग स्कीम से रिलेटेड कि भाई ये एक और टाइप का डॉग है, मतलब एक डॉग तो स्ट्रीट डॉग होता है, एक पेट डॉग होता है जो हम घर में देखते हैं, सड़क पे देखते हैं, और अब हमने एक और डॉग देख लिया जो कि जंगली है, जो कि जंगलों में रहता है, सो इट इज़ ऑल्सो ए डॉग। सो उसने इसको दिमाग में एग्जिस्टिंग ग्रुप में शामिल कर लिया है, मतलब तो अब उसने शामिल किया है, मतलब समायोजन उसने कर लिया है। तो इनमें से कौन सा प्रोसेस होगा ये? सो देखिए पियाजे के ये जो की प्रोसेसेस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस हैं, आपको समझने ज़रूरी हैं। सो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने, स्कीमा, एकोमोडेशन, इक्विलिब्रियम और एसिमिलेशन। इक्विलिब्रियम मैंने आपको अभी पीछे समझाया है कि क्या होता है इक्विलिब्रियम, सो ऑब्वियसली ये इक्विलिब्रियम नहीं है, दिस इज़ एसिमिलेशन।
यानी कि अब उसने समायोजित कर लिया है अपनी चीज़ को। इक्विलिब्रियम जो प्रोसेस होता है उसके अंदर ये सारे प्रोसेस आते हैं, एकोमोडेशन, एसिमिलेशन, ये। लेकिन यहाँ पे एक पर्टिकुलर एनिमल स्कीम की बात हो रही है। सो ये एनिमल की स्कीम में उसने एडजस्टमेंट नहीं किया है, उसने एडजस्टमेंट कर लिया है और उसको अपनी मेमोरी में शामिल कर लिया है। एक ग्रुप बना हुआ था उसके दिमाग में पहले से ही और उसने उसको उसमें शामिल कर लिया है, ठीक है। तो ये एसिमिलेशन होगा, मतलब उसने मिक्स कर दिया है उसमें, अब वो एडजस्टमेंट हो गया है। सपोज उसने अगर कैमल देख लिया होता डॉग की जगह पे, तो अभी ऑब्वियसली हमें नहीं पता है कि उसने क्या देखा है, बट मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रही हूँ कि उसने अगर एडजस्ट किया है तो ऑब्वियसली उसने कोई नई स्पीशीज़ देख के उसी कैटेगरी की कोई नई स्पीशीज़ देखी होगी। सो अगर उसने डॉग देखा और उसने बाद में कैमल देख लिया होता तो क्या वो कैमल को डॉग की स्कीम में एडजस्ट कर पाता? जी नहीं, वो एडजस्ट नहीं कर पाता और एक नई स्कीम उसको डेवलप करनी पड़ती, तब वो कहलाता एकोमोडेशन। लेकिन क्योंकि उसने उस स्पीशीज़, नई स्पीशीज़ जो देखी है उसको अपने दिमाग में एडजस्टमेंट कर लिया है अपनी एग्जिस्टिंग स्कीम में, सो ये जो प्रोसेस है ये होता है एसिमिलेशन। और अगर आपको डिटेल में इनके बारे में समझना है तो आप एजुकेशनल साइकोलॉजी की मेरी जो चैनल की प्लेलिस्ट है उसमें जाकर देखिए। मैंने सबसे पहली वीडियो इसी पर डाली थी कि पियाजे के कौन से की प्रोसेसेस होते हैं, विद एग्जांपल्स मैंने उसमें आपको समझाया है। सो आप वहाँ से देख सकते हैं। सो इसका राइट आंसर होगा एसिमिलेशन। नेक्स्ट, चिल्ड्रन डेवलप ईगोसेंट्रिज्म सेज पियाजे। बच्चे जो हैं आत्म केंद्रितता की भावना जो है वो डेवलप कर लेते हैं। तो किस स्टेज में होता है ये? ऑब्वियसली आप सबको पता है कि 4 स्टेजेस उन्होंने दी थी। सो सेंसरी मोटर इज़ 0 to 2 years। सो फॉर्मल ऑपरेशन इज़ 11+, मतलब 11 साल से बड़े बच्चे जो हैं इसके अंदर आते हैं। कंक्रीट ऑपरेशनल इज़ 7 to 11। सो ये प्री ऑपरेशनल इज़ 3 to 7। सो ये जो 3 to 7 वाली स्टेज है इसका सही आंसर होगा प्री ऑपरेशन। आपने बच्चों को देखा होगा कि वो ज़िद करते हैं कि नहीं ये मेरा ही टॉय है, मैं ही इससे खेलूँगा, कोई और नहीं खेल सकता है, ये मेरी ही मम्मी है, इनके पास कोई और नहीं जाएगा। या छोटा बच्चा कहता है कि मेरी मम्मी की गोदी में कोई और नहीं जाएगा, मैं ही जाऊँगा। सो ये जो बच्चा है ये 3 से 7 साल तक के बच्चे जो हैं, मतलब कि 2.5-3 साल के बच्चे स्टार्ट कर देते हैं इसको। प्री ऑपरेशनल स्टेज में ये ईगोसेंट्रिज्म होता है, ये पीक पर होता है इस स्टेज पर। सो इसका राइट आंसर है प्री ऑपरेशनल। दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू पियाजे adolescents कैन प्रिडिक्ट अबाउट वेरिएबल्स दैट माइट अफेक्ट एन आउटकम एंड दिस इज कॉल्ड। सो ये जो adolescents है इसका मतलब होता है किशोर। जो किशोर होते हैं वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं वेरिएबल्स। देखिए वेरिएबल्स का मतलब होता है जो चीज़ चेंज होती रहती है, जिसका आंसर कोई एग्जैक्ट नहीं होता है। दैट माइट अफेक्ट एन आउटकम, जो किसी भी आउटकम को, मतलब जो परिणाम होते हैं उसको अफेक्ट कर सकता है। सो ये पूरा प्रोसेस क्या होता है? सो पियाजे, आप सबने अगर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज पढ़ी है पियाजे की तो आप सबको पता होगा, दिस इज़ कॉल्ड हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, क्योंकि सिर्फ पियाजे के बारे में बात की गई है यहाँ पर। देखिए हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग का मतलब क्या होता है? जब आपके सामने कोई प्रॉब्लम है और बच्चा अगर एक सॉल्यूशन से उसको नहीं निकाल पा रहा है तो दूसरे सॉल्यूशन से निकालने की कोशिश करेगा। सो इस तरह से बहुत सारे हाइपोथेसिस करते हैं और उनको टेस्ट किया जाता है। मतलब आप प्रिडिक्ट करते हैं पहले कुछ भी कि हाँ इसका आंसर ये होगा, फिर आप उसको टेस्ट करने के लिए जाते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग। सो ये पियाजे के अकॉर्डिंग फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा जो है इसको करना स्टार्ट कर देता है। और फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में जो बच्चे होते हैं वो एडोलेसेंट्स कहलाते हैं, क्योंकि 12 साल से ऊपर 12-13 साल से ऊपर का बच्चा एडोलेसेंट हो जाता है और वो बच्चे जो हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज का पार्ट होते हैं। सो ये हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग जो है तभी स्टार्ट होती है। बेसिकली इसमें यही है कि हाइपोथेसिस बनाई जाती हैं, उनको प्रिडिक्ट किया जाता है कि क्या आंसर्स हो सकते हैं, क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। सो इसमें हम जनरल प्रिंसिपल से, एक जनरल प्रिंसिपल है, उसके बाद आपने उससे हम एक स्पेसिफिक सॉल्यूशंस पर जाते हैं। ये जो डिडक्टिव का मतलब होता है, डिडक्शन मतलब जनरल से आप किसी स्पेसिफिक चीज़ तक जाना। यानी कि आपको फार्मूला पता है, सपोज आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है अलजेब्रा का, आपको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला पता है, आप उससे एक पर्टिकुलर क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। सो दैट फार्मूला इज़ अ जनरल थिंग, मतलब वो फार्मूला जनरल हो गया लेकिन उसके जो क्वेश्चंस आएंगे वो स्पेसिफिक हो जाएंगे। सो यहाँ पे आप एक जनरल चीज़ निकालते हैं और उसके बेस पर आप जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग। और इसकी यही डेफिनेशन पियाजे ने ये दी थी कि एडोलेसेंट्स कैन प्रिडिक्ट अबाउट वेरिएबल्स दैट माइट अफेक्ट एन आउटकम, देन दिस इज़ कॉल्ड हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। सो अकॉर्डिंग टू पियाजे
अकॉर्डिंग टू पियाजे विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द डिस्टॉर्टेड इमेज ऑफ रिलेशंस बिटवीन सेल्फ एंड पीयर इन अडोलोसेंट्स। देखिए यहाँ पे फिर से अडोलोसेंट्स की बात हो रही है, यानी कि किशोर की बात हो रही है। सो पियाजे कहते हैं कि इनमें से कौन सी, मतलब इनमें से कौन सी एक डिस्टॉर्टेड इमेज है ऑफ रिलेशंस बिटवीन सेल्फ एंड पीयर्स इन अडोलोसेंट्स, मतलब अपने और अपने दोस्तों के बारे में एक टूटी फूटी सी इमेज जो है, एक तरह से डिस्टॉर्टेड होती है बिल्कुल, वो इमेज कौन सी है। सो फर्स्ट इज पीयर प्रेशर, ऑफ कोर्स दिस इज़ नॉट पीयर प्रेशर। नेक्स्ट इज सेल्फ कंसर्न, अपने बारे में कंसर्न, इमेजिनरी ऑडियंस या अडल्ट प्रेशर। देखिए अगर बेसिकली हम पियाजे पे फोकस करें तो पियाजे ने सी ऑप्शन जो है इमेजिनरी ऑडियंस के बारे में प्रॉपर बात की है। और ये मैंने आपको अपनी, आप अगर पियाजे की फोर्थ मेरे यूट्यूब चैनल में अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो जो फोर्थ स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल, इसमें मैंने इस इमेजिनरी ऑडियंस के बारे में और पर्सनल फेबल के बारे में, ये जो दो टर्म है पियाजे के, इनके बारे में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो आप फोर्थ स्टेज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज को जो है चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, वहाँ से आपको पूरी डिटेल में ये समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम इस पे वापस आते हैं क्वेश्चन पर। सो देखिए इसमें अभी मैं बेसिकली आपको थोड़ा सा बता देती हूँ इसके बारे में। जो इमेजिनरी ऑडियंस है इसमें क्या होता है कि इंसान को लगता है, मतलब किशोरों को ये लगता है कि सब लोग उन्हें ही देख रहे हैं, एक ऑडियंस है उनके सामने जो हमें हमेशा उन पर नज़र बनाए रखी है। और इस तरह से वो इमेज जो है ये नेगेटिव, एक तरह से आप नेगेटिव सेंस में इसको ले सकते हैं। क्योंकि अगर हर कोई, आप सपोज़ आपको हर कोई इधर उधर से देख रहा है तो आपको क्या लगेगा कि आप जो हैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने हुए हैं, आपसे कोई गलती ना हो जाए, अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा। तो इस तरह के थॉट्स जो है दिमाग में आते रहते हैं। तो इन्हीं इमेजेस को उन्होंने इमेजिनरी ऑडियंस का एक पार्ट बताया था। सो ये डिस्टॉर्टेड इमेज जो हो जाती है सेल्फ और पीयर्स के बीच इसमें अडोलोसेंट्स में, सो ये बेसिकली कौन सा टर्म है इसके लिए, इमेजिनरी ऑडियंस, यानी कि एक ऑडियंस है जो इमेजिनरी है। ये इमेजिनरी टर्म यही है कि काल्पनिक है, वो ऑडियंस एक्चुअल में प्रेजेंट नहीं है, लेकिन अडोलोसेंट्स को ऐसा लगता है कि हर कोई उन्हीं को देख रहा है और हमेशा उन पर कोई नज़र बनाए हुए है। सो उनको लगता है कि यहाँ पे फिर से एक तरह से ईगो सेंट्रिज्म बच्चे में आ जाता है, मतलब किशोर एडोलोसेंट्स में फिर से वापस आता है प्री ऑपरेशनल से इस स्टेज में ये ईगो सेंट्रिज्म सॉरी। ये पियाजे ने इंपॉर्टेंट टर्म थी जो उन्होंने कहा था कि ये फॉर्मल ऑपरेशन में फिर भी थोड़ी सी दिखाई देती है एडोलोसेंट्स में, जब उनको लगता है कि वो ही बहुत इंपॉर्टेंट है और उनको लगता है कि सारी दुनिया गलत है और हर कोई उनको देख रहा है, हर कोई उनको जज कर रहा है, एक्चुअल में उनको जज कर रहा है कि वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये इमेजिनरी ऑडियंस का एक पार्ट है। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा इमेजिनरी ऑडियंस। सो आप इसको यहाँ से देख सकते हैं, पियाजे की फोर्थ स्टेज फॉर्मल ऑपरेशन जो मैंने अपलोड की थी। देखिए गाइस, ये था आज का पार्ट फर्स्ट, वाइगोत्स्की और पियाजे से रिलेटेड क्वेश्चंस। ऑब्वियसली पियाजे से ज़्यादा क्वेश्चन है क्योंकि क्वेश्चन पेपर्स को मैंने अच्छे से जब देखा तो मैंने देखा कि पियाजे पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, क्योंकि आपको पता है कि पियाजे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव, और उसको आपको अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। आप सब ने शायद 4 स्टेजेस पढ़ी होंगी, लेकिन आपको पियाजे के की प्रोसेसेस, स्कीमा हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, या फिर उन्होंने जो पर्टिकुलर स्टेजेस के बारे में बताया है कि उनकी जो की टर्म्स है पर्टिकुलर स्टेज की, उन्होंने डिफरेंट टर्म्स जो है उन्होंने इस्टेब्लिश की थी कि ये टर्म इसके लिए, ये टर्म इसके लिए। जिस तरह से आपने देखा भी इमेजिनरी ऑडियंस जो है ये पर्टिकुलरली अडोलोसेंट्स के लिए। सो इन चीज़ों को आपको समझना ज़रूरी है। सो ये पार्ट 1 था, इसमें मैंने 10 क्वेश्चंस कवर किए हैं, आगे मैं पार्ट्स लाती रहूँगी। और अगर आपको अपडेट्स चाहिए इन क्वेश्चंस के बारे में, सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।